पॉलिटिकल थिंकर आईपीटी का आपको ये अध्याय 17 होगा। अध्याय 17 के अंतर्गत यहाँ पर आपको पाठ 11 होगा। पाठ 11 होगा, अध्याय 17 आपको जवाहरलाल नेहरू को देखते हैं। नेहरू का चिंतन सार संसार देखें, नेहरू का चिंतन संसार देखें, नेहरू का चिंतन संसार देखें, नेहरूज वर्ल्ड ऑफ थॉट। देखिए यहाँ पे क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के एक सुलझे राजमर्मज्ञ थे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट के अंतिम दौर में भारत के नेतृत्व के स्तर पर महात्मा गांधी के बाद दूसरा स्थान नेहरू जी का ही था। 1927 में जब भारत स्वाधीन हुआ तब नेहरू जी उसके प्रथम प्रधानमंत्री बने और अपने अंतिम समय अर्थात 1964 तक वे इसी पद पर कार्यरत रहे। नेहरू जी ने समकालीन विश्व की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं, मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया और एक वक्ता तथा लेखक के रूप में उन्होंने विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। अब क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन काल 1889 से 1964 ईस्वी तक रहा और महात्मा गांधी का जीवन काल 1869 से 1948 ईस्वी तक रहा। अब हम देखिए क्या, नेहरू जी देखिए, नेहरू जी ने एक इतिहासकार था। राजनीति समस्या के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई। वैसे उन्होंने कोई ऐसा विवेचनात्मक ग्रंथ क्रिटिसाइज प्रस्तुत नहीं किया जिसमें उनकी विश्व दृष्टि, वर्ल्ड व्यू का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया हो। अतः उन्हें ऐसा राजनीतिक दार्शनिक तो नहीं मान सकते जैसा हम प्लेटो, अरस्तु में क्या बोले, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल या मार्क्स को मानते। नेहरू जी का राजनीतिक दर्शन उन जीवन विचारों में निहित है जो उन्होंने मुख्यतः इतिहास के विवेचन, भारतीय राजनीति के निर्देशन, भारत राजनीति निर्देशन और विश्व राजनीति की समीक्षा के दौरान अपना व्यक्त किए स्थापित थे। तो यहाँ पे आपको देखिए हाँ देखिए कि ये विचार इतने सार्थक और देखिए आप एक बार फिर देखिए, नेहरू जी का राजनीतिक दर्शन उन जीवन विचारों में निहित है जो उन्होंने मुख्यतः इतिहास के विवेचन, भारत राजनीति के निरसन और विश्व राजनीति की समीक्षा के दौरान व्यक्त किए स्थापित किए। ये विचार इतने सार्थक और महत्वपूर्ण है कि उन्हें नेहरू जी का राजनीतिक दर्शन के रूप में प्रस्तुत करना सर्वथा युक्तिसंगत होगा। ये विचार उनकी आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी और 1936 के अतिरिक्त उनकी प्रसिद्ध कृतियों विश्व इतिहास ग्रिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1949, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946, उनके असंख्य लेखों, पत्रों और भाषणों बिखरे पड़े हैं। अब क्या यहाँ पर नेहरू का देखिए, आपको नेहरू के इतिहास दर्शन देखिए, नेहरू फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री देखिए यहाँ पर नेहरू जी ने अपने इतिहास कृतियों में केवल घटनाओं और तथ्यों का सिलसिला विवरण नहीं दिया बल्कि इतिहास का विश्लेषण करते हुए उन्होंने इतिहास के समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ हिस्ट्री और इतिहास दर्शन में उल्लेखनीय योगदान किया है। उन्होंने उन परिस्थितियों का संदर्भगत विश्लेषण किया है जिनमें सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं घटती है। इस विश्लेषण में नेहरू जी मार्क्स 18 इस विश्लेषण में देखिए आप इस विश्लेषण में आपको नेहरू जी मार्क्स के इतिहास दर्शन से प्रभावित अवश्य दिखाई देते हैं, परंतु उन्होंने इस पद्धति में संशोधन करके मौलिक चिंतन का परिचय दिया है। आपके नेहरू जी का आपके देखिए मार्क्स का जीवन का आपको यहाँ पर क्या 1888 ईस्वी तक रहा। आपके नेहरू जी के अनुसार इतिहास का निर्माण किसी विशेष जलवायु या वातावरण के प्रभाव से नहीं होता बल्कि उन सामाजिक और आर्थिक शक्तियों की प्रेरणा से होता है जो ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ बनती है, मृत्यु चलती है। इतिहास की गति में अधिकांश व्यक्ति या पात्रों की भूमिका इन्हीं शक्तियों से निर्धारित होती है। उदाहरण का यदि नेपोलियन यूरोपीय युद्धों के दौर में पैदा ना होता बल्कि शांति के दौर में पैदा होता तो इतिहास उसे केवल एक विख्यात सेनापति के रूप में याद करता। इतिहास पुरुष के रूप में उसे कोई नहीं जानता, परंतु दूसरे इतिहास में कुछ इन्हें गिने व्यक्तित्व जननायक और युग निर्माता के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के आपको महात्मा गांधी ने अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण आधुनिक भारत में से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया जो किसी क्रांति से कम नहीं है। इसी प्रकार लेनिन और ने रूसी क्रांति के नेतृत्व तथा क्रांति के बाद के पुनर्निर्माण में अनोखी भूमिका निभाई है। अब यहाँ देखिए क्या कि महात्मा इसमें देखिए नेपोलियन का जीवन का आपको 1769 से 1821 ईस्वी तक रहा। उसके बाद ये देखिए क्या कि महात्मा गांधी का जीवन आपको 1869 से 1928 ईस्वी तक रहा। लेनिन का जीवन आपको 1870 से 1924 ईस्वी तक रहा। अब इतिहास यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू 1949 में कहा था कि इतिहास की एक त्रासदी यह है कि लोग बदलते हुए पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढालने में बहुत देर लगाते हैं। इतिहास की एक त्रासदी यह है कि लोग बदलते हुए पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढालने में बहुत देर लगाते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या नेहरू यहाँ देखिए कि नेहरू यहाँ पे देखिए नेहरू जी यहाँ देखिए नेहरू जी मार्क्सवादी इतिहास दर्शन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विशेष रूप से प्रभावित रहे हैं, जिनमें देखिए जिसमें धर्मशास्त्र की मान्यता और अंधविश्वासों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इतिहास देखिए आप इतिहास का सतही विद्यार्थी जिन परिवर्तनों को कुछ तथ्यों या घटनाओं का बेमेल गठ गठ देखिए गठ ठर समझता है। मार्क्स ऐतिहासिक भौतिकवाद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंतर्गत उन्हें एक दूसरे से जुड़ी हुई कार्यों के रूप में देखा जाता है, जो मानव का ऐतिहासिक विकास देखिए जो मानव का ऐतिहासिक विकास को आगे बढ़ाती है। ऐतिहासिक व्याख्या की शैली ने नेहरू जी के संवेदनशील मन को विशेष रूप से प्रभावित किया है। दूसरे मार्क्सवादी दर्शन में जड़ चेतन के भेद को दूसरे के मार्क्सवादी चेतन में जड़ चेतन के भेद को मिटा दिया गया और इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों के संघर्ष का परिणाम माना गया है। देखिए परस्पर विरोधी संघर्ष एवं इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों का संघर्ष का परिणाम है। और क्या लेगी देखिए अब इतिहास की एक त्रासदी यह है कि लोग बदलते हुए पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढालने में बहुत देर लगाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में कहा था कि नेहरू जी मार्क्सवादी इतिहास दर्शन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विशेष रूप से प्रभावित रहे हैं, जिसमें धर्मशास्त्र की मान्यताओं और अंधविश्वासों को स्थान नहीं दिया गया है। इतिहास का सतही विद्यार्थी जिन परिवर्तनों को कुछ तथ्यों या घटनाओं का बेमेल गट्ठर समझता है। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंतर्गत उन्हें एक दूसरे से जुड़ी हुई कार्यों के रूप में देखा जाता है, जो मानव के ऐतिहासिक विकास को आगे बढ़ाती है। ऐतिहासिक व्याख्या की शरीर नेहरू जी के संवेदनशील मन को विशेष रूप से प्रभावित किया है। तो दूसरे मार्क्सवादी दर्शन में जड़ चेतन के भेद को मिटा दिया गया है और इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों के संघर्ष का परिणाम माना गया। इस दृष्टिकोण ने भी नेहरू जी को विशेष रूप से आकर्षित किया है। इस दृष्टिकोण ने भी नेहरू जी को विशेष रूप से आकर्षित किया, परंतु फिर भी उन्हें इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या अपने आप में अधूरी लगी। उनके विचार से बीते हुए युगों के बारे में मार्क्सवादी विश्लेषण पर्याप्त सही था, परंतु वर्तमान और निकट भविष्य के बारे में यह विश्लेषण उतना उपयुक्त नहीं था। मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के दार्शनिक आधार से भी नेहरू जी का मतभेद था। उन्होंने यह तर्क दिया कि प्राकृतिक और सामाजिक अभिज्ञानों के क्षेत्र मानवीय चिंतन के अंतर्गत जो नवीनतम प्रगति हुई उसे देखते 19वीं शताब्दी का मार्क्सवाद पुराना पड़ चुका है। अब हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये दोनों सिद्धांत आपको कार्ल मार्क्स के इतिहास दर्शन से जुड़ी मान्यताओं पर आधारित है, जिनकी व्याख्या में आपको फ्रेडरिक एंगल्स ने विशेष योगदान दिया है। संक्षेप में भौतिकवाद मटेरियलिज्म के अनुसार सृष्टि का सारा जड़ पदार्थ मेटर चेतना कंसाइसिस नहीं। समाज जीवन की कोई भी अवस्था जड़ तत्व की विशेष अवस्था को व्यक्त करती है। देखिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद देखिए डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद डायरेक्टिव मटेरियलिज्म के अनुसार स्वयं जड़ तत्व परस्पर विरोधी स्थितियों में पैदा होने वाला तनाव टेंशन का नए रूपों में ढल जाता है और निरंतर विकास की ओर अग्रसर होता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक भौतिकवाद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अनुसार जड़ तत्व के विकास की विभिन्न अवस्थाएं समाज जीवन को भिन्न उत्पादन प्रणालियों मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को जन्म देती है। उत्पादन प्रणालियों में होने वाले परिवर्तन भिन्न सामाजिक विन्यास और सोशल फॉर्मेशन के रूप में सामने आता है। इस इतिहास आदिम समाज देखिए आदिम समाज प्रिमिटिव कम्युनिज्म की अवस्था से आगे बढ़कर प्रिमिटिव कम्युनिज्म की अवस्था से आगे बढ़कर क्रमशः दास प्रथा समाज स्लेव ऑनिंग सोसाइटी सामंती समाज फेडरल सोसाइटी पूंजीवाद समाज कैपिटलिस्ट सोसाइटी और समाजवादी समाज सोशलिस्ट सोसाइटी की अवस्थाओं को पार करते हुए साम्यवादी समाज कम्युनिस्ट सोसाइटी के रूप में विकसित होता है। देखिए यहाँ पर कार्ल मार्क्स 1828 से 1883 ईस्वी तक रहा और फ्रेडरिक एंगल्स का जीवन 1820-1855 ईस्वी तक रहा। देखिए यहाँ पर शुरू में नेहरू जी यहाँ पर क्या कि शुरू में नेहरू जी मार्क्सवादी साम्यवाद मार्क्सिज्म कम्युनिज्म के प्रति इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि इसमें उन्हें ब्रिटिश साम्यवाद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के विरोध का एक तर्कसंगत आधार मिल गया था। देखिए यहाँ पर क्या है कि मार्क्सवाद के प्रमुख व्याख्याकार वी आई लेनिन ने समाजवाद की निंदा इस आधार पर की थी कि इसके माध्यम से धर्मवान राष्ट्र आपको क्या देखिए यहाँ पर क्या
देखिए आप परंतु यहाँ देखिए क्या कि इसमें देखिए आपको शुरू में आपको नेहरू जी मार्क्सवादी साम्यवाद मार्क्सिज्म कम्युनिज्म के प्रति इसलिए आकर्षित है क्योंकि इसमें उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के विरोध का एक संगत आधार मिल गया था। मार्क्सवाद के प्रमुख व्याख्याकार वी आई लेनिन ने साम्यवाद की निंदा इस आधार पर की थी कि इसके माध्यम से धर्मवान राष्ट्र निधन राष्ट्रों का दोहन एक्सप्लॉयटेशन और उत्पीड़न ऑपरेशन करते हैं। परंतु आगे चलकर नेहरू जी को मार्क्सवाद की अनेक मान्यताएं अपनी विचारधारा के विरुद्ध प्रतीत हुई। नेहरू जी स्वयं प्रबल राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट थे, जबकि मार्क्सवाद राष्ट्रवाद के विरुद्ध था। इसी आधार पर उन्होंने एशिया के साम्यवादी आंदोलन की आलोचना की। भारतीय संदर्भ में उन्हें वर्ग संघर्ष क्लास कॉन्फ्लिक्ट का सिद्धांत भी आगार लगा। इसका खंडन करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी विचार की पैरवी की कि वर्ग भेद का शांतिपूर्ण समाधान संभव है। कुछ पश्चिमी लेखकों का विचार है कि नेहरू जी देखिए यहाँ पर नेहरू जी ने भारत और एशिया के कुछ हिस्सों में साम्यवाद के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये देखिए क्या 1870 से वी आई लेनिन का जीवन का 1870 से 1924 ईस्वी तक रहा। अब ये देखिए वर्ग संघर्ष की बात समझिए। वर्ग संघर्ष क्लास कॉन्फ्लिक्ट किसको कहते हैं, चलेगा। वर्ग संघर्ष यहाँ पे क्या कि वर्ग संघर्ष आपके यहाँ पे समझिए कि वर्ग संघर्ष आपको क्या होता है। देखिए आप मार्क्सवाद के अनुसार आपको वर्ग संघर्ष धर्मांतर और निधन वर्ग को हैव्स और हैव्स नॉट का वह संघर्ष जो सभ्यता के आरंभ से मानव समाज में चल रहा है। प्राचीन काल में स्वामी और दास, मास्टर एंड स्लेव, मध्यकाल में जमींदार और किसान, लॉर्ड एंड सर्फ, और आधुनिक काल पूंजीपति और कामगार, कैपिटलिस्ट वर्कर इस वर्ग संघर्ष के प्रमुख पात्र हैं। इनमें एक वर्ग सामाजिक उत्पादन के इनमें एक वर्ग आपको सामाजिक उत्पादन के साथ मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन का स्वामी होता है, और दूसरा वर्ग अपने जीवन निर्वाह के लिए श्रम लेबर करने को व्यस्त होता है। इन दोनों के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य की कोई संभावना नहीं है। अतः इनका विकट युद्ध अवश्यगामी है, जिसमें कामगार वर्ग वर्किंग क्लास की विजय होगी। लेकिन देखिए आप क्या नेहरू जी सोवियत संघ के नेहरू जी सोवियत रूस की प्रगति से बहुत प्रभावित थे, परंतु वहाँ पर जिस तरह अभिव्यक्ति स्वतंत्रता देखिए फ्रीडम ऑफ परंतु वहाँ पर जिस तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दमन हो रहा था, उससे वे खिन्न थे। फिर भी सोवियत संघ में जिस तरह का सार्वजनिक शिक्षा का विस्तार हो रहा था, उसमें उन्हें आशा किरण दिखाई दी। उन्हीं के शब्दों में सोवियत संघ की बहुत सी उपलब्धियों में सोवियत संघ की मैं बहुत सी उपलब्धियों की सराहना करता हूँ। उनकी एक महान उपलब्धि है कि वे बच्चों और सर्वसाधारण को बहुत मदद देते हैं। उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था शायद दुनिया भर में सबसे अच्छी है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि और यह बात सही भी है कि वहाँ व्यक्तियों की स्वतंत्रता का दमन किया जाता है। जो भी हो, इस सभी प्रकार की शिक्षा का प्रसार अपने आप में एक प्रबल मुक्तिदायिनी शक्ति है, जो अंतर स्वतंत्रता के इस दमन को सहन नहीं करेगी। नेहरू जी की यह भविष्यवाणी आज के संदर्भ में अक्सर सत्य सिद्ध हुई। अभी हम देखिए राष्ट्रवाद का स्वरूप देखिए आप, नेचर ऑफ द नेशनलिज्म देखिए आप। देखिए यहाँ पर राष्ट्रवाद का स्वरूप देखिए आपको, नेचर ऑफ द नेशनलिज्म देखिए यहाँ पर। नेहरू जी एक महान राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की बहुत सशक्त और युक्ति संगत व्याख्या दी है। भारत एकता शीर्षक निबंध 1949 के अंतर्गत उन्होंने लिखा है कि भारतीय संस्कृति अनेक विविधताओं के बावजूद संपूर्ण भारतीय इतिहास में बुनियादी एकता के दर्शन होते हैं। नेहरू जी का राष्ट्रवाद का मूल मंत्र सांस्कृतिक बहुलवाद, कल्चरल प्लुरलिज्म और संश्लेषण सिंथेसिस, जहाँ स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने राष्ट्रवाद की स्थापना धार्मिक आधार को प्राधान्यता दी थी। वहाँ नेहरू जी ने राष्ट्रवाद के संघ के आधार का खंडन करते हुए गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के संश्लेषणात्मक सार्वभौमवाद, सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म को अपने राष्ट्रवाद का आधार बनाया। नेहरू जी ने राष्ट्रवाद के स्वरूप पर विचार करते हुए इसके भावात्मक पक्ष को विशेष मत दिया। अभी देखिए कुल स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन 1824 से 1883 ईस्वी तक रहा, और स्वामी विवेकानंद का जीवन 1863 से लेकर 1902 ईस्वी तक रहा। स्वामी विवेकानंद का जीवन 1863 से 1902 ईस्वी तक रहा। विपिन चंद्र पाल जो 1858 से 1932 ईस्वी तक, विपिन चंद्र पाल का जीवन 1858 से 1932 ईस्वी तक रहा। और अरविंद घोष का जीवन 1872 से 1950 ईस्वी तक रहा।
यहाँ देखिए क्या नेहरू जी ने राष्ट्रवाद के स्वरूप का विचार, देखिए नेहरू जी ने राष्ट्रवाद के स्वरूप पर विचार करते हुए इसके भावात्मक पक्ष को विशेष महत्व दिया है। अब यहाँ देखिए संश्लेषणात्मक सार्वभौमवाद के सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म, यहाँ पे देखिए आपके संश्लेषणात्मक सार्वभौमवाद वह सिद्धांत जो राष्ट्रवाद नेशनलिज्म को अंतर्राष्ट्रीयवाद इंटरनेशनलिज्म के साथ मिलाकर मानववाद ह्यूमनिज्म को बढ़ावा देता है। ये सिद्धांत आपको आधुनिक भारत में महर्षि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की देन है। इसके अनुसार जब मनुष्य राजनीतिक स्तर पर भिन्न राष्ट्रों के रूप में संगठित होते हैं तो राष्ट्रों की परस्पर प्रतिस्पर्धा उनके मानसिक विकास को अवरुद्ध कर सकती है। अब प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव बढ़ाने की लालसा में अपने नागरिकों को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करता था। प्रत्येक मनुष्य को अपनी सृजनात्मक प्रतिभा क्रिएटिव टैलेंट के विकास के संकीर्ण राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर सांस्कृतिक स्तर पर संपूर्ण मानव समाज से अपना संबंध जोड़ना चाहिए। इस तरह उसे संपूर्ण विश्व के साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, समाज, प्रतीक और शिष्टाचार के तरीकों से अपना परिचय बढ़ाकर संपूर्ण मानव समाज के साथ एकता अनुभव करनी चाहिए। अब देखिए क्या रवींद्रनाथ टैगोर का जीवन 1861 से लेकर 1928 ईस्वी तक रहा। अब यहाँ क्या ईश्वर विश्वास के मामले में तो देखिए यहाँ पर क्या ईश्वर विश्वास के मामले में तो नेहरू जी आगेवादी एग्नोस्टिक थे, अर्थात वो ईश्वर के अस्तित्व को ना तो निश्चित रूप से स्वीकार करते थे ना ही अस्वीकार करते थे। फिर ईश्वर के साकार रूप से उन्हें क्या स्वीकार हो सकता था। परंतु राष्ट्रवाद के मामले में एक अत्यंत संवेदनशील और भावुक मनुष्य के नाते वे भारत माता के मनोहारी कल्पना से अनुप्राणित हुए। अपनी विख्यात कृति भारत की खोज 1940 के अंतर्गत उन्होंने राष्ट्रवाद की अत्यंत मोहक और युक्ति संगत परिभाषा दी है। राष्ट्रवाद वस्तुतः अतीत की उपलब्धियों, परंपरा और अनुभवों की सामूहिक स्मृति है। आज के युग में राष्ट्रवाद की भावना इतनी सुदृढ़ हो गई थी जितनी पहले कभी नहीं थी। जब कोई संकट पैदा हुआ हमारा राष्ट्रवाद फिर से उभर कर सामने आया और लोगों ने अपनी पुरानी परंपराओं में आनंद और शक्ति की तलाश की है। अब वर्तमान युग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने खोए हुए अतीत की फिर से खोज है। अब एक बात देखिए भारत की खोज आपके यहाँ पे जो कहा गया 1950 में नेहरू जी ने भारतीय संसद में कहा राष्ट्रवाद एक महान और जीवंत शक्ति है। अतः यदि हम अपने देश के लोगों की सहज प्रतिभा और बुनियादी परंपराओं के किसी अंश को छोड़ दे तो हम बहुत कुछ गवा देंगे, हम निराधार हो जाएंगे। परंतु नेहरू जी राष्ट्रवाद के अन्य समर्थक नहीं थे। वे अपनी दूसरी महान कृति विश्व इतिहास रख कर 1939 के अंतर्गत उन्होंने राष्ट्रवाद को विकृत रूप के प्रति सख्त चेतावनी भी दी है। राष्ट्रवाद अपनी जगह ठीक है, परंतु यह एक अविश्वस्त मित्र और असुरक्षित इतिहासकार है। यह बहुत बड़ी घटनाओं के प्रति हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है और कभी कभी सच्चाई को तुरंत मोड़ कर पेश करता है, खास तौर पर तब जब इसका शुरुआत हमारे अपने देश से हो। राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ मेरा देश सही या गलत का विचार भी पनपा और कई राष्ट्रों ने ऐसे कारनामे करते हुए गौरव का अनुभव किया जो व्यक्तियों के मामले में अनुचित और अनैतिक समझे जाते थे। इस तरह नेहरू जी रचनात्मक राष्ट्रवाद कंस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म में विश्वास करते थे, ध्वंसात्मक राष्ट्रवाद डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म में नहीं। राष्ट्रवाद को आत्मनिर्णय का अधिकार, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और लोकतंत्र प्रक्रिया डेमोक्रेटिक प्रोसीड्यूर के सिद्धांत के साथ जोड़ते हुए उन्होंने भारत के संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के विचार को बढ़ावा दिया। अतः उन्होंने 1936 में विचार व्यक्त किया कि हमारी राजनीतिक और सांप्रदायिक समस्याओं का एकमात्र समाधान यही संविधान सभा होगी। शर्त यह है कि वह व्यक्ति मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज विधि से जनवादी आधार पर निर्वाचित हो। अब क्या धर्मनिरपेक्षता का देखिए यहाँ पर जो कुछ 1961 में कहा था क्या हमने अपने संविधान में यह व्यवस्था की है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। इसका धर्महीनता नहीं, इसका अर्थ आपको धर्महीनता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ सब धर्मों को एक जैसा सम्मान दिया जाएगा और किसी भी धर्म के अनुयायियों को एक जैसे अवसर उपलब्ध होंगे। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म देखिए नेहरू की धर्मनिरपेक्षता उनके राष्ट्रवाद के विचार के साथ निकट से जुड़ी थी। वे स्वयं किसी धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ नहीं मानते थे और उन्होंने हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रिया वाले संगठनों रिएक्शनरी ऑर्गेनाइजेशन की कई आलोचना की। उन्होंने यह सुझाव दिया कि भारत की हिंदू मुस्लिम समस्या को धार्मिक विवाद के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे धनवान और निर्धन वर्ग को हैव्स एंड हैव्स नॉट के विवाद के रूप में देखना चाहिए और उसी दृष्टि से इसका समाधान होना चाहिए। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग को नष्ट करके जिन जुलाहों को बर्बाद कर दिया था वे मुसलमान थे। बंगाल में आपको साधारणतः जमींदार, साहूकार और दुकानदार हिंदू थे और मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या
गरीब काश्तकार और छोटे छोटे पट्टेदारों की थी। इसे सोशल एक्सप्लॉयटेशन की प्रथा को बढ़ावा मिला। यही शोषण हिंदू मुस्लिम तनाव का मूल कारण था। उनके पृथक पृथक धर्मनिरपेक्षता के प्रति नेहरू जी की अदम्य निष्ठा भारत के अल्पसंख्यक वर्गों माइनॉरिटीज की बहुत बड़ी राहत थी। क्या जवाहरलाल नेहरू 1948 में कहा था क्या संप्रदायवाद की शक्ल में धर्म और राजनीति का गठबंधन सबसे खतरनाक गठबंधन है। संप्रदायवाद की शक्ल में धर्म और राजनीति का गठबंधन सबसे खतरनाक गठबंधन है। 1948 में देखिए 1948 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत भाषण में नेहरू जी ने भारत की धर्मनिरपेक्षता और सार्वभौमवाद पर बल देते हुए विचार व्यक्त किया कि जहाँ तक भारत का संबंध है मैं इस बारे में कुछ निश्चयपूर्वक बोल सकता हूँ। हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीयवाद के प्रति तीव्र सजगता का परिचय देते हुए धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवादी दिशा में अग्रसर होंगे। वर्तमान समय चाहे कितनी भ्रांतियाँ क्यों न फैली हो, भविष्य का भारत अपने अतीत की अनेक आस्थाओं वाला देश होगा जिन्हें बराबर आदर और सम्मान दिया जाएगा। परंतु यहाँ एक ही राष्ट्रीय दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अपनी छोटी सी दुनिया में सिमटा हुआ राष्ट्रवाद नहीं होगा, बल्कि सहिष्णुता से प्रेरित रचनात्मक राष्ट्रवाद होगा जो अपने आप में और अपनी जनता की सहज प्रतिभा में विश्वास रखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना में पूरा हिस्सा लेगा। हमारा एक ही अंतिम लक्ष्य हो सकता है एक विश्व का लक्ष्य। और उसी वर्ष अपने एक रेडियो प्रसारण नेहरू जी ने स्पष्ट किया कि हम इस देश में किसी तरह की सांप्रदायिकता कम्युनिज्म को सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं जहां प्रत्येक धर्म और विश्वास को पूरी स्वतंत्रता और बराबर का सम्मान मिलेगा, जहां प्रत्येक नागरिक को समान स्वतंत्रता और समान अवसर प्राप्त होंगे। अब कि जवाहरलाल नेहरू कहा था कि यह कैसा धर्म है जवाहरलाल नेहरू का यह कैसा धर्म है जो मनुष्य से मिलने से रोकता है। यहाँ धर्म के नाम पर समुद्र यात्रा तक को पाप माना गया है। अब कि अंतर्राष्ट्रीयवाद की आवश्यकता एक केस फॉर इंटरनेशनलिज्म। नेहरू जी केवल भारत के नेता नहीं थे, वे एशियाई अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। अंतर्राष्ट्रीय विवादों में उन्होंने हमेशा न्याय का साथ दिया। नेहरू जी की प्रेरणा से इंडियन नेशनल कांग्रेस 1927 में अपने मद्रास अधिवेशन दौरान इस बात का विरोध प्रकट किया कि ब्रिटेन ने चीन के विरुद्ध भारतीय सैनिकों का प्रयोग किया था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्होंने फासिज्म और नाजिज्म का विरोध किया। भारत की स्वतंत्रता 1947 के बाद उन्होंने कोरिया में युद्ध विराम कराने, इंडोचीन लड़ाई बंद कराने और सुएज नहर पर आंग्ल फ्रांसीसी वित्तीय समाजवाद फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म का अंत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेहरू जी राष्ट्रवाद के ऐसे किसी भी रूप के विरोधी थे। नेहरू जी राष्ट्रवाद के ऐसे किसी भी रूप के विरोधी थे जो अंतर्राष्ट्रीयवाद के साथ ना निभ सकता हो। अतः संकीर्ण अहंवाद इगोइस्ट और प्रसारणवादी राष्ट्रवाद एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म के विरुद्ध थे। उन्होंने न केवल राजनीतिक आधार पर बल्कि आर्थिक आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीयवाद को उचित ठहराया। उन्होंने यह तर्क दिया कि वर्तमान युग की औद्योगिक प्रगति ने राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़ दिया है, क्योंकि अब प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों पर निर्भर हो गया है। आज के युग में राष्ट्रवाद को उस विचार का कोई स्थान नहीं है जब इसके नाम पर धार्मिक युद्ध लड़े जाते थे और लाखों करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। देखिए आज का विश्व अंतर्राष्ट्रीयकृत हो गया। आज का विश्व अंतर्राष्ट्रीयकृत हो गया। उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, बाजार अंतर्राष्ट्रीय बन चुके हैं और परिवहन भी अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। देखिए यहाँ पर क्या आज कोई भी राष्ट्र सच्चे अर्थ में आत्मनिर्भर नहीं रह गया। समस्त राष्ट्र परस्पर आश्रित हो गए हैं। नेहरू जी के पास अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण उन्हें मानव कल्याण को न्याय बना दिया और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ एक विश्व वन वर्ल्ड के सिद्धांत के प्रबल समर्थक बन गए। उन्होंने यह तर्क दिया कि परमाणु विस्फोट के इस युग में अंतर्राष्ट्रवाद का वक्त का तकाजा है। इसी विचार की प्रेरणा से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ में अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया। 1927 में उन्होंने संविधान सभा में भाषण देते हुए अपने इस विश्वास को दोहराया। अन्य राष्ट्रों के साथ हमारा एक ही समान उद्देश्य हो सकता है। वह उद्देश्य है किसी न किसी तरह के विश्व ढांचे के निर्माण में सहयोग देना। इसे चाहे हम एक विश्व कहे या कुछ और कहे, संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंतर्गत इस विश्व ढांचे की नींव रखी जा चुकी है। यह अभी कमजोर है, इसमें अनेक त्रुटियां हैं, फिर भी यह विश्व ढांचे की शुरुआत और भारत ने इसके कामकाज में सहयोग देने की प्रतिज्ञा कर रखी है।
अब देखिए जवाहरलाल नेहरू के 1954 देखिए यहाँ पर क्या स अस्तित्व एक देखिए स अस्तित्व का एकमात्र विकल्प है सविनाश, स अस्तित्व एकमात्र विकल्प है सविनाश। देखिए नेहरू जी ने हम क्या देखिए नेहरू जी ने विश्व राजनीतिक ध्रुवीकरण पोलराइजेशन का विरोध किया और वे भारत का किसी और वे भारत को किसी शक्ति गुट पावर ब्लॉक में समित करने के किसी कभी तैयार नहीं हुए। शीत युद्ध कोल्ड वार के दौरान उन्होंने तीसरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड के देशों को गुट निरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट की जो राह दिखाई उस पर उन देशों ने उपनिवेश कोलोनियलिज्म की समाप्ति अंतर्राष्ट्रीय अन्याय के उन्मूलन और विश्व शांति वर्ल्ड पीस की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। भारत की विदेश नीति का क्षेत्र में नेहरू जी ने मुख्यतः 3 कारणों से गुट निरपेक्षता का समर्थन किया। पहला यह था कि भारत एक नवोदित देश था और यहाँ की जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्ति के सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी था। यदि वह प्रतिद्वंदी गुटों में से किसी एक का साथ देने को तत्पर होता तो वह बड़े राष्ट्रों की शक्ति राजनीति पावर पॉलिटिक्स का मोड़ा बन जाता और उनका सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण आंध्रा के धारा जाता। दूसरे गुट निरपेक्षता की नीति भारत की ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित थी। भारत ने सदैव शांति की अपनाई। महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी इस देश ने विश्व को सदैव शांति और अहिंसा नॉन वायलेंस का संदेश दिया। गुट निरपेक्षता का तहत विश्व शांति को बढ़ावा देना ही तो था। तीसरे जिन दिनों विश्व विदेशी विचारधारा और कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज के आधार पर 2 विशाल सशस्त्र शिविरों में बटा हुआ तो उन दिनों गुट निरपेक्षता का रास्ता शांति क्षेत्र को सुदृढ़ करने का एकमात्र रास्ता था। यही शांति क्षेत्र को प्रतिद्वंदी शक्ति गुटों के बीच अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता था। यह बात जाहिर थी कि शांति क्षेत्र जितना बड़ा होता जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या यह बात जाहिर थी कि शांति क्षेत्र जितना बड़ा होता जाएगा तनाव का क्षेत्र उतना छोटा होता जाएगा। यह बात जाहिर थी कि शांति क्षेत्र जितना बड़ा होता जाएगा तनाव का क्षेत्र उतना छोटा होता जाएगा और दोनों गुटों में संघर्ष की संभावना उतनी कम होती जाएगी। गुट निरपेक्षता का अर्थ कोई तटस्थता न्यूट्रलिटी नहीं था। आगे चल के यही नीति आपको नवोदित देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन का आधार बने। इसका यह भी स्वीकार कर लिया गया कि विकासशील देश डेवलपिंग कंट्रीज भारतीय भावना फ्रेटर्निटी के आधार पर एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी करने की संभावना का पता लगाएं ताकि उन्हें विकसित देशों डेवलपिंग कंट्रीज पर कम से कम निर्भर रहना पड़े और इस तरह वे उनकी कई शर्तों तथा शोषण की प्रवृत्ति से बच पाए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपको नैतिकता की प्रतिष्ठा के नेहरू जी ने पंचशील के सिद्धांत का निरूपण किया। पंचशील भारत तथा अन्य देशों देखिए यहाँ पंचशील भारत तथा अन्य देशों के लिए एक परिचित शब्दावली थी। देखिए जिसमें बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सदाचार के 5 नियम निहित थे। नेहरू जी ने 1954 में भारत चीन समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के जिन 5 सिद्धांतों का विवरण दिया है उन्हें भी पंचशील की संज्ञा दी गई। ये सिद्धांत थे एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पवित्रता सॉवरेनिटी का परस्पर सम्मान। दूसरा देखो को परस्पर अनाक्रमण नॉन एग्रेशन। तीसरा देखो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नॉन इंटरवेंशन। और चौथा आपको समानता और परस्पर लाभ देखिए और चौथा देखो समानता और परस्पर लाभ देखिए। पांचवा आपको शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा आर्थिक सहयोग देखें यहाँ पर। देखिए अब इन सिद्धांतों को परस्पर सुरक्षा आस्था और विश्वास की भावना को बढ़ावा देना था। आगे चलकर 1954 की नेहरू टीटो संयुक्त घोषणा और 1956 की नेहरू टीटो नासिर घोषणा के अंतर्गत इस सिद्धांतों की पुनरावृत्ति और पुष्टि की। अभी कई राज और नियोजन देखिए आपको वेलफेयर स्टेट एंड प्लानिंग देखिए आप नेहरू जी ने आर्थिक नीति मामले में मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स इकोनॉमी का समर्थन किया जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर और निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर दोनों तरह के उद्योगों को साथ कार्य करने दिया जाता है। न केवल अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के बल्कि अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए और सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए नेहरू जी ने विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास पर विशेष बल दिया है। विज्ञान व उनके ओजस्वी विचार इन शब्दों में व्यक्त हुए हैं। केवल विज्ञान ही देश की समस्या को सुझा सकता है। भूख और गरीबी देखिए अस्वच्छता और निरक्षरता अंधविश्वास और जानने वाले रिवाज विशाल संसाधनों की बर्बादी और एक संपन्न देश में भूखमरी से पीड़ित जनता की समस्या को कौन है जो आज के युग में विज्ञान की उपेक्षा कर सकता हो। हमें हर मोड़ पर इसकी सहायता दरकार होगी। दरकार होगी। भविष्य विज्ञान का और विज्ञान के साथ मैत्री करने वालों का है। भविष्य विज्ञान को विज्ञान के साथ मैत्री करने वालों का औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन के महत्व को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया है। इस बात को जुटाना मुश्किल है कि
इस बात को झुटलाना मुश्किल है कि आधुनिक युग के संदर्भ में कोई भी देश राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से तब तक देखिए तब तक स्वाधीन नहीं रह सकता जब तक नहीं रह सकता नहीं रह सकता देखिए जब तक स्वाधीन नहीं रह सकता जब तक वो अत्यंत औद्योगिकृत ना हो, देखिए उसके ऊर्जा स्रोत अत्यंत विकसित ना हो, वह जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता के लिए बगैर ना तो रहन सहन उच्च स्तर प्राप्त कर सकता हो, ना उसे कायम रख सकता हो, देखिए और ना गरीबी को ही मिटा सकता हो। औद्योगिक दृष्टि देखिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश लगातार विश्व संतुलन को भंग कर देगा और अधिक विकसित देशों की आक्रामक प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। वह चाहे अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता बचा भी ले तो भी वह नाम मात्र को बची रहेगी और उसका नियंत्रण दूसरे के हाथों में चला जाएगा। देखिए यहाँ पर समाजवाद सोशलिज्म की और नेहरू जी का झुकाव अवस्था, परंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स इकोनॉमिक नीति अंतर्गत उन्होंने समाजवाद को वहीं तक अपनाने का आग्रह किया जहाँ तक वह कल्याणकारी राज के साथ निभ सकता हो। वास्तव में उन्होंने समाजवाद को एक जीवन दर्शन के रूप में अपनाया, केवल आर्थिक पुनर्निर्माण के साधन के रूप में नहीं। उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय संसद 1955 में सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण के वे प्रतिमा स्वीकार किए जिन्हें सामूहिक रूप से समाज का समाजवादी ढांचा सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः इन सिद्धांतों का समावेश किया गया था। देखिए विकास की नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें संपूर्ण समाज को लाभ हो। इन्हें गिने लोगों को नहीं नियोजन प्रणाली का उद्देश्य केवल राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम और रोजगार एम्प्लॉयमेंट में सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसकी सहायता से आय और संपदा समानता लाने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे शब्दों में आपको समाज के पिछड़े वर्गों को आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होना चाहिए। आय और संपदा की विषमता तथा आर्थिक शक्ति के जमाव कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर में उत्तरोत्तर कमी होनी चाहिए। ये विचार सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की नीति अनुरूप थे जिन्हें भारत की पंचवर्षीय योजना के निर्माण में विशेष महत्व दिया गया है। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की बात यहाँ की गई है। और कल्याणकारी राज क्या होता है इसको समझिए। यहाँ पर इसमें कल्याणकारी राज आपको मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था फ्री मार्केट इकोनॉमिक इस ढंग से विनियमित करता है जिससे निर्धन और निर्भर वर्गों को अपेक्षित सहायता पहुँचाई जा सके और समुदाय के सब हिस्सों के लिए समान सेवाएं कॉमन सर्विस का विचार बिछाया जा सके। यह राज अपेक्षा के समर्थ लोगों पर कर लगाकर जनसाधारण के सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, सस्ती स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा, उचित दरों परिवहन, मनोरंजन तथा खाद्य सामग्री की आपूर्ति, पर्यावरण की सुरक्षा इत्यादि का उचित प्रबंध करता है। इस नीति अनुसरण करते हुए आगे चलकर सार्वजनिक उद्यम और पब्लिक एंटरप्राइज का भावी विस्तार हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अदम आस्था से प्रेरित होकर ही नेहरू जी ने भाखड़ा और भिलाई को भारत के नए मंदिरों के रूप में सराहा। इस नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र उद्यमों को सार्वजनिक हित से जुड़े नीति निर्देशों गाइडलाइंस के अधीन रखने की व्यवस्था की गई ताकि वे लोक कल्याण में सहायक सिद्ध हो, बाधक नहीं। देखिए जवाहरलाल नेहरू 1954 में कहा था कि आगे देखिए इन दिनों सबसे विशाल मस्जिद और गुरुद्वारा वो स्थान है जहाँ मनुष्य मानव कल्याण के लिए काम करता है, जहाँ हजार लाखों लोग काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते और अपना जीवन भी अर्पित कर देते हैं। उससे बड़ा स्थान और कहाँ होगा। अभी हम देखिए क्या कि नागर उद्घाटन के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू कहा था। अब के लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता डेमोक्रेसी एंड सिविल लिबर्टीज देखिए पर नेहरू संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहार के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने लोकतंत्र के सिद्धांत को महात्मा गांधी के नेतृत्व के सिद्धांत के साथ मिलाकर एक नया स्वरूप देने की कोशिश की। उनकी दृष्टि में राजनीतिक लोकतंत्र पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अपने आप में साथ नहीं था, बल्कि वह भारत के लाखों करोड़ लोगों का दुख दर्द और गरीबी दूर करने का साधन मात्र था। 1936 में लॉर्ड लोथियन को लिखे एक पत्र में आपको उन्होंने लिखा व्यक्तिगत रूप से मैं राजनीतिक लोकतंत्र को केवल इस आशा से स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि वह सामाजिक लोकतंत्र सोशल डेमोक्रेसी में परिणत हो जाएगा। राजनीतिक लोकतंत्र उस साध की सिद्धि का साधन मात्र है, अंतिम लक्ष्य नहीं। इसकी वास्तविक मांग को आर्थिक परिवर्तन की इच्छा से पैदा होती है। हालांकि इच्छा कभी कभी अचेतन होती है। यदि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद ये परिवर्तन यथाशीघ्र देखने को नहीं मिलते तो राजनीतिक ढांचा अस्थिर ही रहेगा। नेहरू जी ने लोकतंत्र के साथ स्वतंत्रता, फ्रीडम और समानता, इक्वलिटी के अटूट संबंध को स्वीकार किया। 1949 उन्होंने भारत की एकता शीर्षक निबंध के अंतर्गत लिखा समानता के बगैर स्वतंत्रता और लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं।
देखिए समानता तब तक स्थापित नहीं की जा सकती जब तक उत्पादन के प्रमुख साधन निजी स्वामित्व के अधीन रहेंगे। अतः उत्पादन के इन साधनों का निजी स्वामित्व सच्चे लोकतंत्र के मार्ग में बाधक है। देखिए हमारी राय अनेक तत्वों से निर्धारित होती है, परंतु उनमें सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी तत्व संपत्तिगत संबंध प्रॉपर्टी रिलेशन है, जो अंततः हमारी आस्थाओं और जो अंततः हमारे संस्थाओं और हमारे सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करता है। जो लोग वर्तमान संपत्तिगत संबंधों से लाभान्वित होते हैं, वे एक वर्ग के नाते उसे सुरक्षा से बदलने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इससे उनकी शक्ति और विशेषाधिकार पावर एंड प्राइवेट पर आ जाएगी। 1927 में नेहरू जी ने संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोलते हुए कहा लोकतंत्र शुद्ध रूप से राजनीतिक मामला नहीं है। 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति एक वोट। यह संकल्पना उन दिनों के लिए ठीक था, परंतु यह एक अधूरी संकल्पना थी। आज के लोग लोकतंत्र के विस्तृत और गहरे अर्थकाश में है। यदि आज एक भिखमंगे और लखपति से एक एक वोट देने का समान अधिकार दिया जाता है तो इससे उसकी समानता स्थापित नहीं हो जाती। लखपति से 100 तरह से अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकता है, जबकि भिखमंगा कुछ भी नहीं कर सकता। फिर यदि एक व्यक्ति को अत्यंत उच्च शिक्षा प्राप्त करने अवसर मिला हो और दूसरे को अवसर ना मिला हो तो उन्हें भी समान मानना निर्थक होगा। देखिए योग्यता या क्षमता की दृष्टि से सब लोग समान नहीं है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को अवसर की समानता मिलनी चाहिए, ताकि हर कोई अपनी क्षमता के अनुरूप अपना विकास कर सके। देखिए यहाँ पर नेहरू जी ने अपने अनेक कृतियों और भाषणों के अंतर्गत लोकतंत्र की समस्या पर कई विचारों तथा टिप्पणियां दी है। 1951 में नेहरू जी ने आकाशवाणी से अपने एक प्रसारण में कहा, लोकतंत्र की बुनियाद यह है कि लोग अपने राष्ट्र से जुड़े मामलों में सक्रिय रूप से लोग अपने राष्ट्र से जुड़े मामलों में सक्रिय रूप से और सामुदायिक साथ दिलचस्पी ले और उन चुनाव में भी हिस्सा ले जिनके परिणाम से आपको सरकार निर्माण होता है। 1952 उन्होंने समाचार पत्र संपादकों के समय में कहा कि लोकतंत्र की परिभाषा 100 तरह से दी जा सकती है, परंतु इसकी यह परिभाषा जरूर दे सकते हैं कि इसका अर्थ समुदाय का आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन है। जिस समाज पर बाहर से अनुशासन लागू करने की जितनी कम जरूरत पड़ती है, वो अपने आप जितना अनुशासित होता है, वहाँ लोकतंत्र उतना ही विकसित माना जाता है। नेहरू जी के अनुसार लोकतंत्र अनुशासन, सही सुनता और परस्पर सम्मान की मांग करता है। लोकतंत्र का अर्थ है सही सुनता, न केवल उन लोगों के प्रति जिनसे हम सहमत हो, बल्कि उनके प्रति भी जिनसे हम असहमत हो। स्वतंत्रता यह मांग करती है कि हम दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करें। फिर लोकतंत्र के अंतर्गत सरकार पर भी विशेष दायित्व आ जाता है। नेहरू जी ने लिखा है कि जो सरकार लोगों के विचार और भावनाओं से कोई सरोकार नहीं रखती, उससे लोगों का हार्दिक सहयोग कभी नहीं मिल पाता। उनका विश्वास है लोकतंत्र का ध्येय लोगों कल्याण है। अतः विषमताओं का निराकरण, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज लोकतंत्र की सच्ची कसौटी है। लोकतंत्र सरकार को अपने इस कर्तव्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अनेक गुण अपेक्षित हैं। इसे चलाने की विशेष योग्यता की जरूरत होती है। ऐसी योग्यता विधायकों में भी होनी चाहिए, जनता में भी। सबसे बढ़कर सबके सहयोग और आत्म अनुशासन और आत्मसंयम की मांग करता है। नेहरू जी ने तर्क दिया कि हमें संसद के माध्यम से एक दूसरे को अपना दृष्टिकोण समझाकर उपयुक्त निर्णय तक पहुंचना चाहिए। भूख हड़ताल करके नारे लगाकर या सरकार पर दबाव डालने के अन्य तरीके अपनाकर अपनी मांगे पूरी कराने का रास्ता लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं होगा। यह बिल्कुल गलत रास्ता है। देखिए यहाँ पर क्या नेहरू जी के अनुसार लोकतंत्र बहुमत का शासन मेजोरिटी रूल अवश्य है, परंतु इसमें अल्पमत माइनॉरिटी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि बहुमत के अल्पमत पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश करेगा तो यह लोकतंत्र की भावना के विपरीत होगा। नेहरू जी स्वाधीन भारत में महात्मा गांधी की संकल्पना के अनुरूप ऐसा स्वराज स्थापित करना चाहते थे जिसका ध्येय हर एक आंख से हर एक आंसू पोंछना है। टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई था। लेकिन उन्होंने अनुभव क्या कि स्वप्न तभी साकार हो सकता है जब यहाँ लोकतंत्र का ढांचा यथेष्ट कुशलता पर देगा। उन्हें विश्वास था कि यहाँ लोग चुनाव और अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से राजनीतिक नेतृत्व पर दबाव डालेंगे। वे समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में प्रभावशाली कार्रवाई करें। यही काम था नेहरू जी ने चुनाव और सामुदायिक विकास परियोजना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पंचायती राज और सहकारी समिति कोऑपरेटिव को इतना महत्व दिया। उनकी दृष्टि में चुनाव केवल लोक इच्छा, पॉपुलर विल और सार्वजनिक नियंत्रण, पॉपुलर कंट्रोल का व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे जनसाधारण की लोकतांत्रिक शिक्षा, डेमोक्रेटिक एजुकेशन के साधन भी थे। वस्तुतः सब तरह की शक्ति
वस्तुतः सब तरह की शक्ति का विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन लोकतंत्र के बारे में नेहरू जी की संकल्पना का बुनियादी हिस्सा था, क्योंकि जनसाधारण को शक्ति के प्रयोग में समान हिस्सेदारी प्रदान करने का यही एक रास्ता था। नेहरू जी ने समाजवाद सोशलिज्म के लक्ष्य की सिद्धि के लिए लोकतंत्र मार्गों के उचित ठहराया। देखो दूसरे शब्दों में लोकतंत्र समाजवाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के समर्थक थे। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र पद्धति डेमोक्रेटिक प्रोसीड्यूर का प्रयोग करते हुए समाजवादी लक्ष्यों सोशलिस्ट गोल्स की पूर्ति का प्रयत्न। नेहरू जी को विश्वास था कि भारत में समाजवाद तभी स्थापित हो सकता है जब लोगों का विशाल बहुमत समाजवादी नीति और कार्रवाई के पक्ष में। ये कहा था कि उन्होंने समाजवाद की स्थापना अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण साधनों का समर्थन किया। देखिए लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण पक्ष है नागरिक स्वतंत्रता और सिविल और लिबर्टीज की रक्षा। इस लक्ष्य के प्रति नेहरू जी विशेष रूप से सजग थे। 1937 में उन्होंने लिखा कि यदि नारी स्वतंत्रता का दमन कर दिया जाता है तो राष्ट्र अपनी संपूर्ण जीवन शक्ति खो देगा और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने में अक्षम हो जाएगा। ब्रिटिश समाजवाद का स्वरूप इतना क्रूर था और स्वतंत्रता आंदोलन का मार्ग इतना कठिन था कि इन दोनों का अनुभव से नेहरू जी के मन में नारी स्वतंत्रता के प्रति अगाध प्रेम पैदा हो गया था। नारी स्वतंत्रता के अंतर्गत उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया था। शर्त यह थी कि उसमें हिंसा वायोलेंस का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सच्चा लोकतंत्र व्यक्ति के विवेक को पूरी तरह मान्यता देता है। सच्चा लोकतंत्र व्यक्ति के विवेक को पूरी मान्यता देता है। यदि तथाकथित लोकतंत्र व्यक्ति को अपना निर्णय भीड़ के हाथों में सौंप देने को विवश करता है तो ऐसे लोकतंत्र को दूर से नमस्कार। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कि नारी स्वतंत्रता की बात आपके यहाँ पर की गई है। उसको देखिए नारी स्वतंत्रता की बात आपके यहाँ पर है। सिविल लिबर्टीज की बात देखिए नारी स्वतंत्रता लोकतंत्र के अंतर्गत नागरिकों को भी अधिकार हैं जो उन्हें सरकार को निरकुश कार्रवाई आर्बिट्रेरी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट से सुरक्षा प्रदान करता है और जिनके बल पर वे नागरिक समाज सिविल सोसाइटी गतिविधियों में मुक्त रूप से भाग ले सकते हैं। इनमें विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन विचरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, साझा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और उचित रीति से मुकदमा चलाए जाने का अधिकार, राइट टू फेयर ट्रायल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारतीय संविधान निर्माण के दौरान नेहरू जी ने इसमें नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था का प्रबल समर्थन किया। 1950 संविधान का अनुच्छेद 19 में संशोधन करके निवारक नजरबंदी कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पारित किया गया तो देश में इसकी तीव्र आलोचना। इसके उत्तर में नेहरू जी ने यह तक दिया कि प्रस्तुत व्यवस्था केवल आपातकालीन परिस्थितियों इमरजेंसी से निपटने के लिए है। उन्होंने यह विचार रखा कि कोई भी स्वतंत्रता असीम नहीं हो सकती। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता पर तर्कसंगत प्रतिबंध रीजनेबल रेस्ट्रेंट लगाना स्वतः उचित और वांछनीय है। यह कहा कि नारी देखिए यहाँ पर क्या कि नारी स्वतंत्रता का एक पक्ष धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ फेथ है। नेहरू जी ने लिखा है कि व्यक्ति को अपने धर्म में आस्था रखने और धार्मिक कृत्य संपन्न करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। परंतु जब धर्म नीति और स्वार्थ वेस्टेड इंटरेस्ट की पूर्ति का साधन बन जाए और वह लोगों का सोशल एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दे तब वह धर्म नहीं रह जाता और उस पर नियंत्रण जरूरी हो जाता है। नेहरू जी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को विशेष मर्यादा दी। 1958 उन्होंने पत्रकारों के साथ अपने साक्षात्कार के दौरान कहा यदि कोई प्रसिद्ध लेखक ऐसे विचार व्यक्त करता है जो उसके देश में बहुमत के विचार के विरुद्ध हो तो उसका सम्मान करना चाहिए और उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि बहुमत का दृष्टिकोण हमेशा सही हो। जैसे कि नेहरू जी ने 1953 में संसद में बोलते हुए कहा था, मेरे मन में लोकतंत्र के प्रति जो आकर्षण और प्रेम है उसके बावजूद मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि जिस बात को सबसे ज़्यादा लोग मानते हो वह हमेशा सही होगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पक्ष है। एक पक्ष है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। वस्तुतः यह स्वतंत्रता लोकतंत्र की सार्थकता के लिए आवश्यक मानी जाती है, परंतु आर्थिक विषमता और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से ग्रस्त समाज में स्वतंत्रता कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अतः नेहरू जी ने 1962 में संयुक्त राष्ट्र संगठन के समक्ष कहा, धनवान व्यक्ति आधुनिक संचार माध्यमों मास मीडिया की सहायता से अपने विचार सौ तरह से लोगों तक पहुँचा सकता है। निर्धन व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। वह बाजार में खड़े होकर चिल्ला सकता है परंतु और कुछ नहीं कर सकता। अतः यह कहना सही नहीं है कि हम सब लोगों को समान अवसर प्रदान करते हैं। यदि सब लोगों को एक जैसे साधन सुलभ हो तभी ये सब लोगों के लिए समान अवसर की बात सच हो सकती है।
देखिए यहाँ पर कंक्लूजन निष्कर्ष की बात देखिए हम यह सच है कि नेहरू जी ने नवीनतम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सहायता से भारत में वस्तु उत्पादन में यथासंभव वृद्धि की मांग की, परंतु उन्होंने उसे केवल प्रौद्योगिकी प्रधान उद्योग टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज तक सीमित रखने का सुझाव नहीं दिया। वे भारत की विशाल जनसंख्या के लिए रोजगार जुटाने की आवश्यकता को भी भली भांति समझते थे। अतः महात्मा गांधी प्रभाव और प्रेरणा से उन्होंने शहरी उद्योग के साथ साथ ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और खादी कार्यक्रम की शुरुआत खादी कार्यक्रम को भी आर्थिक पुनर्निर्माण की योजना में सम्मिलित करने का तत्परता दिखाई। उनके विचार से सारे नियोजन और आर्थिक नीति का ध्येय भारत के आम जनता की गरीबी दूर करना था। इसलिए उन्होंने पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट पर बल दिया। फुल एम्प्लॉयमेंट पर बल दिया। 1947 में उन्होंने एक पत्रिका को दिए साक्षात्कार अपने समाजवाद को प्रगतिशील समाजवाद प्रोग्रेसिव सोशलिज्म की संज्ञा दी, जिसके अंतर्गत औद्योगिक ढांचे के साथ कृषि ढांचे के पुनर्निर्माण पर भी बल दिया गया था। संक्षेप में नेहरू जी का राजनीतिक दर्शन आधुनिक भारत का निर्माण का दर्शन था, जिसमें यहाँ की स्वस्थ परंपराओं का पुनरुत्थान के साथ साथ नए विचारों ज्ञान विज्ञान और तकनीकों को अपनाने की प्रेरणा निहित थी। इसका ध्येय न केवल भारत के लोगों का कल्याण करना था, बल्कि उसमें विश्व शांति और मानव कल्याण के आदर्शों को भी समुचित स्थान दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या जवाहरलाल नेहरू 1947 में कहा था क्या, जो संविधान जनसाधारण के जीवन उद्देश्य और आकांक्षाओं से कोई सरोकार नहीं रखता, वह तो सार शून्य हो जाता है। यहाँ देखिए आपको अध्याय जो 17 वो पूरी तरह से फिनिश होता है। अब आगे क्या होता है, इस तरह की ये पूरी बुक आपको पूरी तरह से फिनिश होता है। इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग पूरी तरह से फिनिश होता है। देखिए यहाँ से किताब पूरी तरह से फिनिश होता है, आपका इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग का पूरा अध्याय आपको फिनिश होता है।